डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, अगर फिक्स्ड एसेट्स पर कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा तो हम उसको भी यहाँ पर एड बैक करेंगे, क्योंकि ये जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पार्ट 4 की। 3 पार्ट आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हमने सर। पहले में बेसिक कॉन्सेप्ट, दूसरे में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तीसरे में फाइनेंसिंग, और आज हमारा जबरदस्त पार्ट जिसमें बहुत बच्चों को डर लगता है कि सर हमसे ना हो पाएगा, तो मैं बोल रहा हूँ सर आपसे ही होगा, और जरूर होगा, और बहुत बेहतरीन तरीके से होगा। एक बार आप ये वीडियो कॉन्सेप्ट वाली कंप्लीट कर 10 क्वेश्चंस बस मेरे साथ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लगा लेंगे, आप पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट 7 आउट ऑफ 7 मार्क्स ले आएंगे। सर फटाफट से शुरू करते हैं। हमने इसको 3 पार्ट में डाला है। पहला पार्ट है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दूसरे वाले का नाम है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस इनकम, तीसरे का नाम है करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। सर ऐसा क्यों किया है, ऐसा करने के पीछे क्या वजह है, और क्या ऐसा करने से हमें ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा, जबरदस्त समझ में आएगा, मजा आ जाएगा कैश कॉन्सेप्ट? बिल्कुल आएगा। मेरी बात समझना, मैंने ये फॉर्मेट वाले तीनों स्टॉपेज ले लिए आपके सामने। फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले आपको एनपीबीटी चाहिए, मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर आपको नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड इनकम्स का ट्रीटमेंट करना, और फिर सीएससीएल का कॉन्सेप्ट करना है। हम यहाँ की शुरुआत करेंगे कैसे सर? हमें सबसे पहले पता चलता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता क्या है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नाम ही क्या लग रहा है? वो प्रॉफिट ले आओ जिसमें से अभी तक टैक्स माइनस नहीं हुआ है, और अगर हो गया है तो वापस प्लस करो। और वो खाली टैक्स नहीं, उसमें से जो जो चीजें माइनस हो गई है टैक्स के बाद, अगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो इसमें से माइनस हो गई है, तो सर हमें उसे भी यहां पर ऐड करना पड़ेगा। मेरी बात समझना, हमें उसे भी यहां पर ऐड करना पड़ेगा। बहुत सिंपल है। मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको बैलेंस शीट दी होती है, बैलेंस शीट में आपको इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड शेयर होल्डर फंड्स में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिवेंचर जहां पर दिखता था, वहां पर सर आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस जैसी एक चीज दिखेगी। उस रिजर्व्स एंड सरप्लस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जनरल रिजर्व का बैलेंस दिख रहा होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जनरल रिजर्व का बैलेंस दिख रहा होगा कहां पर? रिजर्व्स एंड सरप्लस में। उस प्रॉफिट एंड लॉस को हमने अभी तक कहीं यूज नहीं किया, ना मैंने उसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में यूज किया, ना मैं उसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में यूज किया। तो आज उसका पहली बार यूज होगा सर। कैसे यूज होगा? वो प्रॉफिट जो बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है आपका, उस प्रॉफिट को बोला जाता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड ऑल एप्रोप्रिएशन। मतलब उस प्रॉफिट में से टैक्स भी माइनस हो चुका है, उस प्रॉफिट में से सारी एप्रोप्रिएशन माइनस हो चुकी है। मतलब अगर किसी को डिविडेंड देना था तो डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड देना था तो इंटरिम डिविडेंड, सपोज्ड डिविडेंड, ये सारी बातें उसमें से माइनस हो गई है। हमें उसे वापस उस जगह पर खड़ा करना है जहां हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मतलब एक तरीके से हमें किसी रोड पर 10 किलोमीटर तक चलना, 12 किलोमीटर तक चल रहे, आगे बढ़ रहे, 2 किलोमीटर वापस आओगे ना उस जगह पर आने के लिए। किस तरह में बात समझ में आने लगी है? मैं 10 बार रुकना था पर हम रुके नहीं, आगे चलते चले गए। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए आपको सबसे पहले नेट प्रॉफिट चाहिए करंट ईयर का आफ्टर एप्रोप्रिएशन। आफ्टर एप्रोप्रिएशन मतलब वो बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट पड़ा हुआ है, मतलब उसको आप ऐसे निकालते हो, मैं बताऊं, करंट ईयर की फिगर से प्रीवियस ईयर की फिगर को माइनस करो। मतलब करंट ईयर के फिगर में लिखा हुआ, जैसे 31 मार्च 2019 में लिखा हुआ 1 लाख रुपए का प्रॉफिट, और 31 मार्च 2018 में लिखा हुआ 80,000 रुपए का प्रॉफिट। तो आपका जो प्रॉफिट है, इस साल का जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर है, वो सर 20,000 रुपए है। क्योंकि 80,000 और 1 लाख में कितना डिफरेंस होता है? 20,000 रुपए। तो वो जो 20,000 रुपए का प्रॉफिट है, उसे बोलते हैं नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर आफ्टर एप्रोप्रिएशन। नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर आफ्टर एप्रोप्रिएशन। समझ में आ रही है? मतलब सीवाई माइनस पीवाई, करंट ईयर में से जब हम प्रीवियस ईयर को माइनस करते हैं, उस प्रॉफिट को बोलते हैं हम नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर आफ्टर एप्रोप्रिएशन। मेरी बात समझ में आ गई? स्टार्टिंग ही यही से करते हैं। कुछ बच्चों ने जहां कर रखा होगा समझ में आना करते होंगे अब तक, बट समझो अब इसे, वो प्रॉफिट हमारा इस साल का प्रॉफिट पिछली साल हमारा 80 था, इस साल 1 लाख हो गया, अपने आप हो गया क्या? नहीं सर, इस साल वाले प्रॉफिट में से 20,000 हमने इस साल कमाया। समझ आ रही है मेरी बातें? जी सर। तो हमें वहां से चलना शुरू करना है, फिर इन आइटम्स को ऐड करना है। थोड़ी सी परेशानी होगी अभी याद करने में आपको, देन क्वेश्चंस करते करते याद कर लो। और मैंने यहाँ पर इसका शॉर्टकट लिखा है। इस नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर में हमें ट्रांसफर टू रिजर्व्स ऐड करना है। मतलब इस साल हमने प्रॉफिट खूब कमाया था, उसमें से कुछ प्रॉफिट हमने गुल्लक में डाल दिया था, ट्रांसफर टू रिजर्व। ये गुल्लक जो है इसका नाम है जनरल रिजर्व।
मतलब पिछली साल जनरल रिजर्व था 50, इस साल हो गया था 60, तो 10 अपने आप आ गया होगा क्या? नहीं सर, 10 अपने आप नहीं आया होगा, 10 हमने इस साल के प्रॉफिट में से डाला होगा। मतलब अगेन वही वाली बात है, आपको 10 किलोमीटर से चलना था, 12 चलेंगे तो 2 वापस आओगे। उसी तरीके का एक कॉन्सेप्ट है, मतलब आपको ट्रांसफर टू रिजर्व्स को ऐड करना पड़ेगा टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? करंट ईयर के प्रॉफिट से चलेंगे, जो कि कैसे चलेंगे? बैलेंस शीट में प्रॉफिट और लॉस के 2 बैलेंस दिए होंगे, 31 मार्च 18 का और 31 मार्च 19 का। 19 में से 18 को माइनस करेंगे, वो आएगा आपका नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर आफ्टर एप्रोप्रिएशन। आफ्टर एप्रोप्रिएशन बेटा वर्ड क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट में पड़ा हुआ सारी एप्रोप्रिएशन होकर चला गया है, सारी एप्रोप्रिएशन पहले आपकी ट्रांसफर टू रिजर्व। अगर कुछ पैसा मैंने जनरल रिजर्व में डाला है तो वो भी मुझे यहाँ ऐड करना पड़ेगा। सर अगर जनरल रिजर्व का बैलेंस जैसे दे रहा है 50,000 और 50,000, मतलब 18 में भी 50 था और 19 में 50 था, इसका मतलब आपने कुछ भी जनरल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं किया है, तो आपको कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। मतलब आप थोड़ा सा भी आगे नहीं चले हो, दैट मींस आपको पीछे आने की जरूरत। पॉइंट नंबर नेक्स्ट होता है प्रपोज्ड डिविडेंड। सर ये प्रपोज्ड डिविडेंड क्या होता है? सर प्रपोज्ड डिविडेंड हमें ऐसे बताते हैं सर, कुछ सर बोलते हैं कि इस साल का ऐड करो, पिछले का लेस करो, कुछ बोलते हैं इस साल का ऐड करो, पिछले साल का ऐड करो, कुछ बोलते हैं समझ नहीं आता। अब समझ लो, प्रपोज्ड डिविडेंड मतलब होता है हमने अपने इक्विटी शेयर होल्डर, 2 तरीके के शेयर होल्डर होते हैं, प्रेफरेंस और इक्विटी। हमने अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स भाई साहब को वादा किया है कि हम आपको अगली साल इतना डिविडेंड देंगे। अभी प्रपोज्ड किया है, डिक्लेयर नहीं हुआ है, मतलब अभी कंपनी मीटिंग करेगी फिर डिक्लेयर करेगी कि देना भी है नहीं देना। प्रपोज्ड किया है हमने, मतलब इस बार प्रॉफिट्स हुए होंगे कुछ, उस प्रॉफिट्स में हमने उनको वादा कर दिया, उस वादा करने के चक्कर में हमने अपना प्रॉफिट घटा दिया। समझ में आ रही है? तो प्रपोज्ड डिविडेंड जो है प्रीवियस ईयर का, उसको हमें इस यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। जैसे आपने जनरल रिजर्व को ऐड किया ट्रांसफर टू रिजर्व, उसी तरह हमें प्रपोज्ड डिविडेंड ऐड करना है। इसके अलावा एक डिविडेंड होता है इंटरिम डिविडेंड, यहाँ पेड वर्ड लिखा होगा, यहाँ प्रपोज्ड नहीं होगा दोस्त, यहाँ क्या होगा? पेड। इंटरिम डिविडेंड पेड। तो अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर बोलते हैं साल के बीच में कभी इक्विटी शेयरहोल्डर को डिविडेंड दे दिया, हमने कहा बड़े मजे लो, जाओ मौज लो, इस साल जो है डिविडेंड लो आप लोग, इसे बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड, अंतरिम डिविडेंड। मतलब साल के बीच में, अभी साल चल ही रहा था, प्रॉफिट्स कैलकुलेट भी नहीं हुआ पूरी तरह और आपने डिविडेंड दे दिया इसी प्रॉफिट में से उठाकर, दैट मींस आपने इनको डिविडेंड बांटा, इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो गया। आपको इस प्रॉफिट को सही करके करंट ईयर का प्रॉफिट निकालना है, वो भी बिफोर। समझ में आ रही है मेरी बात है? जी सर। सर पहला पॉइंट है कि रिजर्व में अगर कुछ पैसा डाला है हमने गुल्लक में, ऐड कर लेंगे। पॉइंट नंबर 2 है सर प्रपोज्ड डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, पिछली साल का कुछ दे रहा है बैलेंस, उसे भी ऐड कर लेंगे। पॉइंट नंबर 3 सर इंटरिम डिविडेंड अगर कुछ पे किया है उसे भी ऐड कर लेंगे। पॉइंट नंबर 4 है प्रोविजन फॉर टैक्स, और वर्ड है बेटा मेड, बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है, इसके लिए मैंने नीचे अकाउंट बना दिया, मैंने प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। मेड वाला ऐड करेंगे, मेड वाला, पेड वाला नहीं, कौन सा वाला? मेड वाला ऐड करेंगे। कौन सा वाला? मेड वाला। मतलब इस साल जो हमने प्रोविजन बनाया है उसे हम ऐड करेंगे। इतनी सारी चीजों को आप ऐड करेंगे, एक करके नाम सुन लो। रिजर्व में कुछ ट्रांसफर किया, ट्रांसफर टू रिजर्व। प्रपोज्ड डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, अगर करंट ईयर का दिया तो उसका कोई भी काम नहीं है। पॉइंट नंबर 3 इंटरिम डिविडेंड पेड वर्ड सुनना, पेड, PAID। और 4th नंबर की बात प्रोविजन फॉर टैक्स मेड मतलब MADE, मेड। अब इसमें बच्चों को भी कंफ्यूजन रहती है कि सर इस साल का हमसे ऐड कराता है, पिछले का लेस कराता है। जब आपको प्रोविजन फॉर टैक्स के 2 बैलेंस दे देगा सिंपली, 31 मार्च 18 को था 50,000 और 31 मार्च 19 को तो 60,000, तो आप 60,000 यहाँ ऐड करेंगे और 50,000 लास्ट में जाकर, बिल्कुल लास्ट में जाके लेस करेंगे। सर ऐसा क्यों करते हैं? प्रोविजन हम जो बनाते हैं ना बेटा, वो बनाते हैं अपने फ्यूचर वाले खर्चों के लिए। मतलब 18 में जब बनाया है तो हमने सोचा 19 में पे करेंगे, 19 में जो बनाया वो हमने सोचा 20 में पे करेंगे, और 20 में जो बनाया वो हम सोच रहे हैं 21 में पे करेंगे। तो पहले से हम एक एस्टिमेट ले ले रहे हैं कि हम इसको पे करने वाले। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है सब लोगों को? जी सर, आराम से समझ में आ रही है यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। समझ में आ रही है मेरी बात है? जी सर। तो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर को ऐड करेंगे। इसके अलावा अगर क्वेश्चन में रिफंड ऑफ टैक्स देता है, क्या देता है? रिफंड ऑफ टैक्स देता है, तो उसको आप लेस करेंगे। रिफंड ऑफ टैक्स अगर देता है तो उसको आप लेस कर लेते हैं। इसके लिए छोटा सा शॉर्टकट बनाया मैंने पूरे काम के लिए, PDT, मतलब आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक पहुंचने के लिए, इसको शॉर्ट में चाहो तो NPBT बोल दो। प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक पहुंचने के लिए PDT का कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। PDT मतलब प्रॉफिट्स प्रपोज्ड डिविडेंड प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रॉफिट्स प्रपोज्ड डिविडेंड प्रोविजन फॉर टैक्स। D फॉर डिविडेंड, चाहे प्रपोज्ड हो या इंटरिम हो। P फॉर प्रॉफिट्स प्रपोज्ड डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर टैक्स।
D for dividend and T for tax paid। तो गाइस पीटीटी का कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम लोग नेक्स्ट स्लॉट पर जा रहे हैं जहां हमने लिखा है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इनकम। मतलब यूजुअली इन नॉन कैश एक्सपेंसेस और नॉन कैश इनकम्स को हमें ऐड और लेस करना होता है एज पर देयर रेस्पेक्टिव नेचर। मतलब नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं समझ लो पहले। नॉन कैश एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जिनकी वजह से आपका पैसा जाता नहीं है बाहर। मतलब आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया अपने फिक्स्ड एसेट्स पर, आपने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ किए, आपने अपनी गुडविल रिटन ऑफ करी या कोई इंटेंजिबल एसेट पेटेंट्स कॉपीराइट ट्रेडमार्क्स को अमोर्टाइज्ड किया है, उसकी वजह से आपका पैसा कुछ बाहर नहीं गया, बट आपने इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में से उस पर्टिकुलर एक्सपेंस को माइनस कर लिया है। दैट मींस आपने इस प्रॉफिट में से उसे माइनस कर लिया बट उसकी वजह से पैसा बाहर नहीं गया है। और हम तो कैश फ्लो पढ़ रहे हैं, मतलब किसकी वजह से पैसा आ रहा है और किसकी वजह से पैसा जा रहा है। तो इस एक्सपेंडिचर की वजह से आपका कुछ भी पैसा बाहर नहीं जाता है। दैट मींस आपने इसको जो गलती से माइनस कर लिया है या जल्दी में माइनस कर लिया है या किसी और को खुश करने के लिए माइनस कर लिया है, इसको माइनस करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको वापस एड बैक करेंगे। तो मैंने यहाँ प्लस और माइनस दोनों साइड लगा रखे हैं, तो जहां पर प्लस लगा है वो चीजें आपकी ऐड होंगी और जहां माइनस लगा है वो चीजें आपकी लेस होंगी। सबसे पहले हमने 3 पार्ट में डाला नॉन कैश एक्सपेंस को पढ़ने वाले जो कि इस तरफ है, ताकि समझ में भी अच्छे से आए, चीजें क्या है ये जान पाए और इनको ऐड बैक क्यों कर रहे हैं ये भी अच्छे से क्लियर हो जाए। सर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ, इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस और आपने इसको रिटन ऑफ कर लिया है। अभी खर्च किसी जमाने में किया था तब ये कैश का आउटफ्लो था, आज आप इसको बस P&L से चार्ज कर रहे हैं तो हम इसको वहां पर ऐड बैक कर देते। नेक्स्ट है सर आपका डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। अगर फिक्स्ड एसेट्स पर कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा तो हम उसको भी यहां पर ऐड बैक करेंगे क्योंकि ये भी हमारा नॉन कैश एक्सपेंस माना जाता है। आफ्टर दैट अमोर्टाइजेशन करेंगे अगर हम अपनी गुडविल का, कॉपीराइट का और ट्रेडमार्क्स का, मतलब किसी भी इंटेंजिबल एसेट्स का। यहां मैंने लिख तो दिया गुडविल कॉपीराइट ट्रेडमार्क, बट आप किसी भी एसेट का अमोर्टाइजेशन करेंगे तो आप उसको भी यहां पर सिंपली ऐड बैक करेंगे क्योंकि इन तीनों चीजों की वजह से पैसा बाहर नहीं जाता है। इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस और हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते समय पूरा ध्यान अपना कैश के फ्लो पर रखते हैं, किन चीजों की वजह से पैसा आ रहा है और किन चीजों की वजह से पैसा जा रहा है। एक चीज और यहाँ याद आ रही है तो मैं उसको भी यहाँ लिख दे रहा हूं। अगर कभी क्वेश्चन में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स रिटर्न ऑफ हो रहा है तो वो भी दोस्त आपका यहीं पर आएगा और प्लस कर दिया जाएगा। क्या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स को राइट ऑफ करेंगे तो वो भी आपका यहीं पर प्लस किया जाता है। क्यों सर ये भी नॉन कैश एक्सपेंस होता है? जी सर, आपने 1 लाख रुपए के डिवेंचर इशू करे 10% डिस्काउंट तो आपके पास पैसा कितना आया होगा? 90,000 रुपए। तो आपने जब इशू ऑफ डिवेंचर्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिया होगा तो आपने पहले से ही वहां 90 लिखा होगा 1 लाख, सर 90,000। जो वो 10,000 पहले से ही माइनस हो गया है उसे दोबारा माइनस कराने की जरूरत नहीं है। पर हमने गलती से या जल्दी से या किसी और को खुश करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस में इसको माइनस कर लिया है, उसको वापस ऐड बैक करना पड़ेगा। तो 4 चीजें सिंपल सी याद रखो, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन और डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स रिटन ऑफ। चारों की चारों ऐड होंगी बिकॉज ऑफ देयर नेचर नॉन कैश एक्सपेंस। आपको तो बगल में चलते हैं, ये भी आपकी ऐड ही होगी पर यहां पर है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। दोनों फर्क क्या होता है? नॉन कैश एक्सपेंस की वजह से कभी भी पैसा बाहर नहीं जाता, नॉन कैश एक्सपेंस की वजह से कभी भी पैसा बाहर नहीं जाता। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस की वजह से पैसा बाहर तो गया है, लाइक प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, लाइक डिस्काउंट ऑन स्टूडेंट, पैसा बाहर तो गया है, पैसा बाहर तो गया है, बट ये हमारे बिजनेस का मेन पार्ट नहीं है। मतलब हमारा बिजनेस का मेन पार्ट वाली चीजों को ऑपरेटिंग बोलते हैं। ये हमारी किसी और एक्टिविटी से जुड़ा है, इवन ये इन्वेस्टिंग हो सकती है और फाइनेंसिंग हो सकती है। मतलब ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स है, ऑपरेटिंग से मतलब नहीं। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हम लोग यहाँ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डिस्कस कर रहे हैं। तो कोई भी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो या नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हो, अगर हमारे प्रॉफिट एंड लॉस से माइनस या प्लस हो रखा है तो हम उसे प्लस या माइनस कर देंगे। माइनस हो गया तो प्लस करेंगे, प्लस हो गया है तो माइनस करेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि सर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को या लॉसेस को प्लस करते हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को माइनस करते हैं। ठीक है,
एक करके डिस्कस करते थे। ये बहुत सारी चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है, समझ रखी है, सुन रखी है और यूज कर रखी है। मतलब इंटरेस्ट पेड जैसी चीज, चाहे इंटरेस्ट डिवेंचर्स पर पेड हो, लॉन्ग टर्म लोन्स पर पेड हो, बैंक ओवरड्राफ्ट पर पेड हो, कैश क्रेडिट पर पे हो, किसी भी तरीके की इंटरेस्ट अगर फर्म से पे करी जाती है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी माइनस की जाती थी। याद होगा आपको जब करते थे इशू ऑफ डिवेंचर्स, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स और इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड, वहां माइनस किया जाता था। तो जो चीजें वहां माइनस हो रही है वो यहाँ प्लस करी जा रही है, क्योंकि वो ऑलरेडी वहां पर माइनस कर दी है, तो मैं उसे दोबारा दिखाने की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 2, हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पढ़ रहे हैं तो मैं कोई भी कॉन्सेप्ट अगर इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग का यहाँ आएगा तो हमें उसे वापस एड बैक या लेस करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, अगर आप इंटरेस्ट पेड करोगे इट इज योर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इट इज योर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और उसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जगह नहीं मिलेगी। आपने गलती से माइनस कर लिया है या जल्दी में माइनस कर लिया है या किसी और को खुश करने के लिए माइनस कर लिया है, आपको यहाँ प्लस करना पड़ेगा। आफ्टर दैट सर, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये आपका अभी तक कहीं भी काम नहीं आया। जब आप एसेट अकाउंट बनाते हो, बिल्डिंग का अकाउंट बनाते हो, प्लांट का बनाते हो, मशीन का बनाते हो, फर्नीचर का बनाते हो, इक्विपमेंट का बनाते हो, तो आप ऐसे बनाते हो ना, टू बैलेंस बीडी बाई बैलेंस सीडी, टू बैंक बाई बैंक, टू प्रॉफिट एंड लॉस बाई प्रॉफिट एंड लॉस बाई डेप्रिसिएशन। सर वही कॉन्सेप्ट है कि जो हमने एसेट बेच दी है और उस एसेट बेचने पर लॉस हो गया है, वो फिक्स्ड एसेट्स पर लॉस होने वाला लॉस हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, उसके पैसे ऑलरेडी कट चुके हैं हमारी सेल में से। एग्जांपल देकर समझाता हूं, आपकी कोई मशीन है जिसकी रिटन डाउन वैल्यू या बुक वैल्यू 80,000 रुपए रहती है और आपने उसको 60,000 का बेच दिया। आपकी कोई मशीन है जिसकी रिटन डाउन वैल्यू 80,000 रुपए रह गई है, आपने उसको 60,000 रुपए का बेच दिया, तो 20,000 रुपए का क्या हो गया, लॉस। अकाउंट बनाते समय तो हम ऐसे लिखते हैं, बाई बैक 60,000 रुपए, बाई प्रॉफिट एंड लॉस 20,000 रुपए। बट हम लोग जब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कर रहे थे तब हमने 60 यूज किया था, 20 यूज किया था या 80? सर हमने तब 60,000 यूज किया, तो पहले से आपने उसकी वैल्यू कम लिख रखी है, पहले से अपने कैश फ्लो में उसे कम कर रखा है, तो दोबारा माइनस करने की जरूरत नहीं है। बट आपने गलती से, जल्दी से या किसी और को खुश करने के लिए लॉस ऑन सेल को अपने प्रॉफिट एंड लॉस में डाल रखा था, हमें इसे वापस एड बैक करना पड़ेगा। मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग की एक्टिविटी है, जबरदस्ती आ गई है, किसी ने जगह दे दी और ये चली आई, तो इनको वापस साइड करेंगे, कह रहे तुम किसी और के घर की हो वहीं जाओ, तुम किसी और के घर की हो वहीं जाओ। जैसे पहला इंटरेस्ट पेड, भाई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, बाहर निकल। दूसरा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, भाई नॉन ऑपरेटिंग लॉस है, बाहर निकल। तेल दोनों के ट्रीटमेंट इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में ऑलरेडी हो चुके हैं। आफ्टर दैट इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसका क्या मतलब होता है, कई सारे बच्चों को ये लगता है कि सर प्रोविजन जो होता है वो हमारा करंट लायबिलिटी होता है और इसका ट्रीटमेंट हम करंट एसेट करंट लायबिलिटी के टाइम पर करेंगे, बट ऐसा नहीं है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपके प्रॉफिट और लॉस में दिखता है, तो अगर आपने इसको इंक्रीज कर रखा है, मतलब पहले था 10,000 अब किया है 15,000, तो 5,000 का प्रोविजन आपने इस साल चार्ज किया है और इस साल जो प्रोविजन चार्ज किया उसको वापस ऐड करेंगे, क्योंकि प्रोविजन की वजह से भी मेरे बच्चे कुछ भी पैसा बाहर जाता नहीं है, कुछ भी पैसा बाहर जाता नहीं है। तो थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक सी हो गई है कि जो डिस्काउंट ऑन इशू है वो इधर आना चाहिए और ये जो है इधर आना चाहिए, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपका नॉन कैश एक्सपेंस है और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। आगे बढ़ सकते हैं जी सर। अब पड़ोस में आ जाओ, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका स्टेप नंबर 1 है पीडीटी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रॉफिट्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, ट्रांसफर टू रिजर्व एंड डिविडेंड, मतलब पीडीटी का कॉन्सेप्ट ये है। पॉइंट नंबर 2 है आपका नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और पॉइंट नंबर 3 आपका यहां पर करंट एसेट करंट लायबिलिटी। इससे पहले अगर कोई इनकम जो कि नॉन ऑपरेटिंग नेचर की है बट हमारे इस प्रॉफिट में ऐड हो गई है, तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा, लेस। जैसे इंटरेस्ट पेड यहां पर ऐड किया, इंटरेस्ट रिसीव्ड को क्या करूंगा, लेस। डिविडेंड पेड वहां ऐड किया, तो डिविडेंड रिसीव्ड को क्या करूंगा, माइनस। रेंट पेड का मैं कुछ नहीं करता, बट रेंट रिसीव्ड हम माइनस करेंगे। सर हमें कुछ याद आ रहा है, सर ये इन्वेस्टिंग में तीनों जुड़ी हुई थी ना, सर ये इन्वेस्टिंग में तीनों जुड़ी हुई थी ना, इसलिए आप इनको लेस कर रहे हो क्या? बिल्कुल सही समझ लो, ये इन्वेस्टिंग में तीनों चीजें जुड़ी हुई थी, मैं इनको यहाँ पर तीनों को माइनस करूंगा। जब मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट बनाता हूँ तो इसी तरह आता है, पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, फिर करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी का चेंज। तो ये जो नेक्स्ट वाली दिख रही है आपको, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, वहीं पर आपका आएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट।
यहीं पर आएगा आपका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स फॉर इन्वेस्टमेंट और डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अगर आप साथ साथ ये लिखते जा रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से प्यार से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये सारी चीजें ही आपके फॉर्मेट में आने वाली है। सबसे पहला स्टॉपेज कौन सा बेटा, पीडीटी वाला, प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला, प्रोविजन डाउटफुल डेट्स, वो प्रॉफिट प्रोपोज्ड डिविडेंड और आपका ट्रांसफर टू रिजर्व प्रोविजन फॉर टैक्स वाला। पॉइंट नंबर 2 नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड इनकम, जिसमें नॉन कैश एक्सपेंस ये रहे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ये रहे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम ये रहे। ये वाले प्लस होंगे और ये वाले माइनस। हैशटैग लगा दिया मैंने प्रोविजंस पर, चाहे इधर हो या इधर हो, क्योंकि इंक्रीज होगा तो प्लस और डिक्रीज होगा तो माइनस करना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बढ़ेगा तो प्लस, क्योंकि पीएनएल में डेबिट किया होगा, और घटेगा तो माइनस, क्योंकि पीएनएल में क्रेडिट किया होगा। यहां तक बातें समझ में आ गई। तो अपना लास्ट स्टेप रह गया कि अगर कोई भी चीज है करंट एसेट करंट लायबिलिटी में, एक बार आपको याद दिलाता हूं बैलेंस शीट की मदद से। आपने शेयरहोल्डर फंड्स में से बहुत सारी चीजें फाइनेंसिंग एक्टिविटी में यूज करी, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल, जैसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। फिर नॉन करंट लायबिलिटी में आपका डिवेंचर्स, याद आ रहा होगा, ईएससी, पीएससी, एसपीआर, डिवेंचर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपने यूज करी नॉन करंट एसेट, उसके अंदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब आपका रह गया करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, जिसको आपने ना इन्वेस्टिंग में यूज किया ना फाइनेंसिंग में यूज किया, क्योंकि वो यहाँ यूज होगा। यहाँ क्यों यूज होगा, क्योंकि जितनी भी आपकी करंट एसेट करंट लायबिलिटी है वो आपके मेन बिजनेस से ही तो बनी है। आपके पास कैश है, आपने बिजनेस में लगाया, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, उससे आपने स्टॉक खरीदा, स्टॉक को बनाया, बेचा, उधार पर डेटर्स बने, डेटर्स ने बीआर दे दिया, बीआर से फिर कैश आ जाएगा। मतलब ये सारी भी जितनी भी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स, ट्रेड पेबल्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये आपके मेन बिजनेस से बने हुए दोस्त। तो आपकी ये सारी चीजें जो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी है, सिर्फ एक को छोड़कर, दैट इज योर बैंक ओवरड्राफ्ट। उसका ट्रीटमेंट आपने कहां कर लिया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो उसे साइड में रखेंगे। बाकी सारी चीजों के ट्रीटमेंट आपके यही होंगे, कहां पर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर करंट एसेट करंट लायबिलिटी से रिलेटेड कोई भी चीज है तो पहले आप पीडीटी का कॉन्सेप्ट लगाओ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, देन नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्वेश्चन में तो वो ढूंढो, उसके बाद करंट एसेट करंट लायबिलिटी को पकड़ो। कैसे पकड़ोगे सर, अगर कोई भी करंट एसेट घट रही है तो आप उसको प्लस करते हो, और कोई भी करंट लायबिलिटी बढ़ रही है तो आप उसको प्लस करते हो। मतलब डिक्रीज इन सीए एंड इंक्रीज इन सीए, शॉर्टकट में बोलो तो डिक्रीज इन सीए मतलब अगर कोई स्टॉक है आपका पहले 10,000 रुपए का और अब हो गया है वो 8,000 रुपए का, पिछली साल था 10 का और अब रह गया आपके पास 8,000 का, तो ये डिक्रीज इन करंट एसेट है या नहीं है। पहले स्टॉक था 10,000 का 31 मार्च 2020 को, अब 31 मार्च 21 को रह गया 8,000 का, तो डिक्रीज इन करंट एसेट है। स्टॉक एक करंट एसेट होता है, अगर डिक्रीज होगा तो प्लस होगा, पर ये नहीं पता सर क्यों होगा। पहले 10 था 8 था, याद कैसे कर ले हम, तो वो पहले 10,000 का स्टॉक था, आपने मान लो चलो पूरा का पूरा स्टॉक बेच दिया, तो आपके पास पैसा कितना आ गया 10। आपने खरीदा कितने का इस साल 8 का, तो आपका पहले आया 10 और गया 8, ऐसे समझ लो 10 का पूरा था पूरा बेच दिया आपने और नया 8 का खरीद रहे, तो 2,000 आपके पास ज्यादा पैसा आया नहीं आया। मैं प्रॉफिट लॉस की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, बच्चे समझ रहे हो सर, स्टॉक 10 की वैल्यू 8 हो गई, 8 का मतलब लॉस है, लॉसेस को हम ऐड कर रहे हैं, ऐसे कुछ टीचर समझाते हैं, बच्चों को समझ में भी आ जाता है और आंसर भी सही आ जाता है। पर समझने लायक बात यह कि 10 का स्टॉक 8 का नहीं रह गया, पिछली साल 10,000 का खरीदा था, इस साल 8,000 का खरीदा था, तो 10 का खरीदा था तब 10 गए थे और अब 8 का खरीदा है 8 गए, तो 2,000 रुपए का आपका पैसा कम गया, मतलब इनफ्लो हुआ है, तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स होगा तो आपका प्लस होगा। सिमिलरली समझ लो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस थे पहले 10,000 के, अब हो गए 15,000 रुपए के, आपने मानकर चलो पिछली साल वाले 10 पे कर दी और इस साल वाले 15 रोक लिए, इसका मतलब 5,000 आपके पास ज्यादा आ गए नहीं आ गए, इसलिए इनफ्लो हमेशा प्लस होगा और आउटफ्लो हमेशा माइनस होगा। आप इनफ्लो आउटफ्लो के तरीके समझ लिए और याद रखने लायक आप बात ये समझ लो कि रिवैल्यूएशन में जो चीजें डेबिट साइड आती थी, करंट एसेट घटती थी और करंट लायबिलिटी बढ़ती थी, वो तो प्लस होंगी। रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड जो आती थी वो प्लस होंगी और रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड जो आती थी वो माइनस होंगी। वो क्या होता था सर, वो होता था करंट एसेट का बढ़ना और करंट लायबिलिटी का घटना, मतलब वहां सारी एसेट का होता था या सिर्फ करंट एसेट का लेना है। तो डिक्रीज इन सीए प्लस होगा, इंक्रीज इन सीएल प्लस होगा, इंक्रीज इन सीए माइनस होगा और डिक्रीज इन सीएल भी माइनस होगा। एक ही वीडियो इतनी दमदार हो जाएगी कि पूरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी समझ आ जाएगा एक ही वीडियो में। समझ में आ रही बात है सर? तीनों स्टेप हमने अपने पीडीटी के कांसेप्ट के कंप्लीट कर लिए। पहला प्रॉफिट, दूसरा नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग,
तीसरा करंट एसेट करंट लायबिलिटी का चेंज। अब इसको फॉर्मेट में कैसे शो करना और प्रोविजन फॉर टैक्स का क्या कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको अब बताने वाला हूं। अब मैं आपको बताने वाला हूं सर ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग को फॉर्मेट में आप कैसे लिखोगे। तो सबसे पहला स्टेप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसके लिए हमने पूरे 8 से 9 मिनट मेहनत लगाई कि ये निकलता कैसे। तो इसके लिए सिंपल याद रखना है PDT, P फॉर प्रॉफिट, प्रोपोज्ड डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, D फॉर डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड, कुछ भी। T फॉर ट्रांसफर टू रिजर्व और टैक्सेशन से रिलेटेड, मतलब PDT प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हैं। इसमें आप ऐड करोगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। फॉर्मेट देख लो, मतलब बड़ा सा फॉर्मेट को तोड़ के ऐसे कर दिया आपको, ठीक है। वो तो बुक का बड़ा सा फॉर्मेट है जो दिमाग में दर्द करता है, उसको सिंपल है छोटी सी बात कि आपको ये समझ में आ जाए, फिर ये समझ में आ जाए, फिर ये समझ में आ जाए, आपको पूरा फॉर्मेट समझ में आ जाएगा। कहीं भी कोई दिक्कत हो व्हाट्सएप कर सकते हो 7906786321 पर, ठीक है। सर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग के लिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को हम ऐड करेंगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को लेस करेंगे। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं कि नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस की वजह से हमारा पैसा या तो बाहर जा नहीं रहा है या फिर ये किसी और एक्टिविटी में ऑलरेडी आ चुका है, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में आ चुका है। लेस कर लेंगे सर इसमें तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को, लेस कर लेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को, तो हम कहां पहुंचेंगे, इस जगह का नाम याद रखना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, याद रखना एक्टिविटी कौन सी पढ़ रहे हैं, ऑपरेटिंग। इसका प्रॉफिट कौन सा निकला है, ऑपरेटिंग, पर उस जगह पर निकला है जहां वर्किंग कैपिटल चेंजेस अभी तक एडजस्टमेंट नहीं करे। सर वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी क्या, जी सर। तो करंट एसेट करंट लायबिलिटी से रिलेटेड कोई भी चेंज अभी तक देखा नहीं है, और अगर करंट एसेट करंट लायबिलिटी में कोई चेंज आएगा तो डिक्रीज इन सीए प्लस, इंक्रीज इन सीएलबी प्लस, इंक्रीज इन सीए माइनस और डिक्रीज इन सीएलबी माइनस। मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड जो चीजें आती है करंट एसेट करंट लायबिलिटी से रिलेटेड वो प्लस, और क्रेडिट साइड जो चीजें आती है वो माइनस। डेबिट साइड कब आती है, जब कोई भी करंट एसेट घटेगी तो डेबिट साइड आती थी, कोई भी करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो डेबिट साइड आती थी, कोई भी करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड आती थी। सर गलत बोल रहा हूं जी, करंट एसेट घटेगी करंट लायबिलिटी बढ़ेगी, करंट एसेट बढ़ेगी और करंट लायबिलिटी घटेगी, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात, थोड़ा सा कंफ्यूज किया था मैंने आपको। तो डिक्रीज इन सीए एंड इंक्रीज इन सीएल होगा तो प्लस, और इंक्रीज इन सीए और डिक्रीज इन सीएल होगा तो माइनस। मतलब आप याद भी रख सकते हो कि प्रॉफिट्स माइनस हो रहे हैं और लॉसेस ऐड हो रहे हैं, बट इट इज नॉट अ प्रॉफिट लॉस, इट इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो, जो कि मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। अब लास्ट और आखिरी और दमदार मजेदार बात, इफ एनी इंफॉर्मेशन इज गिवन रिगार्डिंग टैक्स पेड और प्रोविजन फॉर टैक्स, अगर कोई भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन देता है कि प्रोविजन फॉर टैक्स या टैक्स पेड या प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, देन इट इज बेटर टू प्रिपेयर प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। तो आपको ये बहुत अच्छा लगेगा कि आप उसको प्रोविजन फॉर टैक्स बनाकर ही करें। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट जब आप बनाकर करते हैं तो आपकी बहुत सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाती है। देखो प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस आता है बेटा बाय बैलेंस बीडी में, क्रेडिट बैलेंस होता है, यहाँ क्या लिखोगे, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या होता है, जो लास्ट ईयर का बैलेंस होता है। 31 मार्च 2020 का बैलेंस है 50,000 और 31 मार्च 2021 का बैलेंस है 70,000। तो मैं क्वेश्चन साथ साथ चाहो तो करती हूँ, यहाँ लिखा मैंने 50,000 और यहाँ लिखा मैंने 70,000। अब टू बैंक, बैंक का मतलब क्या होता है, टैक्स जो पे किया, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। अब इस साल हमने टैक्स पे कर दिया 40,000 रुपए का, इस साल कितना टैक्स पे कर दिया 40,000 रुपए का। तो 40,000 और 70,000 ये हो गया आपका 1,10,000 रुपए, ये हो गया आपका 1,10,000 और ओपनिंग बैलेंस का 50। तो इस साल का प्रोविजन कितना बनाया होगा आपने, 60,000 का। तो कभी भी क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स दे दे, टैक्स पेड दे दे या प्रोविजन फॉर टैक्स मेड दे दे, आपको अकाउंट बना लेना चाहिए। और सर अगर नहीं दे, अगर सर नहीं दे तो आपको इस साल वाला 70 ऐड करना है इधर, यहां पर जहां लिखा था ना मैंने प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, इस साल वाला 70 ऐड करना और लास्ट में पिछले साल वाला 50 लेस करना है। अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे, और इंफॉर्मेशन दे तो पेड वाला सबसे लास्ट में यहां नीचे बिल्कुल जहां में जगह ही नहीं है, ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद आप टैक्स को लेस करा देंगे, कौन सा, पेड वाला, और ऐड कौन सा कराएंगे, मेड वाला। मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये कि पेड वाला लेस होता है और मेड वाला प्लस होता है। मेड वाला सबसे ऊपर प्लस होता है पीडीटी के टाइम पर, और पेड वाला सबसे नीचे लेस होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के टाइम पर। इट इज बेटर टू प्रिपेयर एन अकाउंट। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब।
जीनियस ऑफ कॉमर्स अब तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो सर डाउनलोड जरूर कर लें।